दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी साहिल को आज पुलिस ने साकेत कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उसे 2 दिनों की कस्टडी में भेज दिया। इन 2 दिनों में पुलिस आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद करने और वारदात की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। आज उसको कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद 2 दिन की उसको पुलिस कस्टडी मिली है, जिसमें हम इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंट पहलू जो होते हैं, अलग अलग पहलू, उसके ऊपर उसके साथ पूछताछ करेंगे और जो एविडेंस है उसको रिकवर कर रहे हैं। रविवार रात साहिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर नाबालिग लड़की की हत्या कर दी थी। इस दौरान आसपास काफी लोग मौजूद थे, लेकिन वो तमाशबीन बने रहे। लड़की के सिर पर साहिल ने पत्थर से भी 6 बार वार किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या के बाद साहिल रिठाला गया था, जहाँ उसने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू छिपा दिया था। इसके बाद वो 2 बसें बदलकर यूपी के बुलंदशहर चला गया था और अपनी बुआ के घर जाकर छिप गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर से गिरफ्तारी के बाद आरोपी साहिल को रात भर बवाना थाने में ही रखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में बंद साहिल के बर्ताव से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा है। इस दौरान पुलिस की अलग अलग टीम ने उससे पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में साहिल ने बताया कि दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। पीड़ित लड़की की प्रवीण नाम के लड़के से भी दोस्ती थी। प्रवीण से पीड़ित की दोस्ती साहिल को खटकती थी। इसके अलावा पीड़ित की झबरू नाम के एक लड़के से भी जान पहचान थी। झबरू पीड़ित को साहिल से दूर रहने की नसीहत दे रहा था, जिसकी वजह से दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी और इसका अंजाम पीड़ित की बेरहमी से की गई हत्या के रूप में सामने आया। हालांकि पुलिस को अब भी आरोपी के बयानों पर भरोसा नहीं है। अब पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। फिलहाल 2 दिन की रिमांड मिलने के बाद पुलिस इस मामले की सभी कड़ियां जोड़ने की कवायद में जुट गई है। इस बीच जी न्यूज ने झबरू नाम के शख्स को भी ढूंढ निकाला, जिसका जिक्र साहिल ने पुलिस से पूछताछ में किया। झबरू उर्फ अजय ने साहिल के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि अगर वो दबंग और वांटेड होता तो खुलेआम नहीं घूम रहा होता। ये नाम इसलिए लिया उसने कि हम तो मरेंगे, एक दूसरे को लेके और मरेंगे। वो तो मरना है उसको, तो वो मेरे को भी साथ में लेके मरना चाहता है। वो मेरे को दबंग बता रहा है, वांटेड बता रहा है। मैं वांटेड होता तो ऐसे गलियों में नहीं घूमता, 50 आदमियों के बीच में नहीं खड़ा होता। साहिल ने यह भी दावा किया कि झबरू ने उसे धमकाया था। हालांकि झबरू ने कहा कि उसने सिर्फ साहिल को समझाया था कि वो पीड़िता से दूर रहे। नहीं तो उसके सर पे कोई कट्टा रखा, नहीं उसको कोई धमकाया, ओनली समझाया था, भाई ये लड़की आई है मेरे पास, इसको टॉर्चर मत करो। उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, उस लड़की को कोई जवाब नहीं दिया। 15-17 लड़के वहाँ पे खड़े थे, तो फिर हम वहाँ से आ गए थे। झबरू ने कहा कि वो पीड़िता को पहले से नहीं जानता था। उनकी मुलाकात भी 27 तारीख को ही हुई थी। साहिल भले ही लव ट्रायंगल का मामला बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। इस बीच कुछ लोग पीड़ित की हत्या के पीछे लव जिहाद का एंगल होने का भी आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस की टीम ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था, तब उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में बैठे साहिल के हाथ में कलावा साफ दिख रहा था। इसके अलावा साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर ऐसे कई वीडियो दिखे जो लव जिहाद के आरोपों को मजबूती देते दिखे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक तस्वीर में साहिल को रुद्राक्ष की माला पहने भी देखा जा सकता है। साहिल ने इस तस्वीर के साथ भगवान शंकर के भजन की रील भी बना रखी है। साहिल के हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की तस्वीरें सामने आने के बाद हिंदू संगठन आग बबूला हो गए। हिंदू संगठन अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखने वाले साहिल ने अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी और हाथ में कलावा क्यों बांधा था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या साहिल ने कलावा पहनकर हिंदू होने का दिखावा किया? क्या साहिल रुद्राक्ष वाले वीडियो डालकर पीड़िता को धोखा दे रहा था? क्या साहिल लव जिहाद से जुड़े किसी गिरोह का हिस्सा था? ये भी जानकारी सामने आ रही है कि साहिल को शहबाद इलाके में लोग सन्नी नाम से ही जानते थे। शक ये भी है कि साहिल ने पीड़िता को अपना पूरा नाम ना बताया हो और उसे हिंदू होने का झांसा दे रहा हो। यहाँ पर जब लोगों से बात की है तो ये बात बिल्कुल सामने आई है कि उसने पहले अपना नाम साहिल बताया था, पूरा नाम उसका मोहम्मद साहिल सरफराज है, वो नहीं बताया था। इस बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि अब तक की जांच में ये सामने नहीं आया है कि साहिल ने अपनी पहचान छिपाई हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साहिल ने अपनी मां के कहने पर कलावा पहना था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पूछताछ में बताया कि लड़की ने धमकी दी थी कि वो उसे पिटवा देगी और इसीलिए वो गुस्से में था। पीड़ित लड़की जिस दोस्त के साथ रहती है उसने भी बताया कि दोनों के बीच अनबन चल रही थी और काफी दिनों से बातचीत बंद थी। उनकी लड़ाई चल रही थी काफी टाइम से। किस बात? बात ना कर रही थी। नीतू ने यह भी बताया कि साहिल और पीड़िता की करीब 3-4 साल से जान पहचान थी। मेरी को जान पहचान इससे 6 या 7 महीने ही हुए इस लड़की से, लेकिन वो लड़की पहले से साहिल को जानती थी करीब 3-4 साल से। दरअसल पीड़िता ज्यादातर वक्त नीतू के साथ ही रहती थी। वारदात वाले दिन भी वो नीतू के घर से बाजार जाने की बात कहकर ही निकली थी। इस बीच साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीरें और वीडियो हैं वो उसके बारे में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। साहिल के इंस्टाग्राम चैट से खुलासा हुआ है कि उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी।
इतना ही नहीं, तस्वीरें बता रही हैं कि साहिल दोस्तों के साथ जमकर पार्टी भी किया करता था। इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो बता रहे हैं कि वो कितने टशन में रहता था। हट जा मित्र, कते गोली चली जा घनी भीतर। इन्हीं रील्स में से एक में वो दुनिया में आतंक मचाने का मैसेज देता हुआ भी नजर आ रहा है। दुनिया शांति तो जीण नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। जानकारी के मुताबिक 20 साल का साहिल मामूली सी दुकान में एसी और फ्रिज की मरम्मत करने का काम करता था और शाहबाद में एक छोटे से घर में रहता था। लेकिन उसके शौक और रहन सहन किसी संपन्न घराने के लड़के से कम नहीं थे, जिसका दिखावा वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी करता रहता था। इस बीच साहिल की दरिंदगी की शिकार बनी नाबालिग लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जो बता रही है कि किस बेरहमी से आरोपी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता के शरीर पर चाकू के 16 घाव हैं। इनमें से गले पर चाकू के 6 निशान मिले हैं। इसके अलावा किसी भारी चीज से भी सिर पर हमला किया गया, जिससे पीड़िता का सिर फट गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सेकंड में ही पीड़िता की मौत हो गई। इस बीच खबर ये भी सामने आ रही है कि पीड़िता परिवार के पास अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं थे। परिवार ने लोगों से पैसे लेकर अंतिम संस्कार की पर्ची कटवाई थी। मैं शमशान में उनके साथ था, तो पुलिस वाला उनको बोला कि आप पर्ची ले लो, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में आपको मदद करेगी। तो उन्हें पैसा मांगा तो उन्हें बोले कि पैसे आप हिसाब किताब से ले लेना, पुलिस वाला बोल दिए। फिर उनके अपने पड़ोसियों से, उनके पड़ोस के आदमी थे उनके साथ में वहाँ, उनसे उधार लेके उनको पैसा दिए। इस बीच साक्षी की हत्या से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो वारदात वाली जगह के पास का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी साहिल अपने दोस्त से बात करते हुए नजर आ रहा है। कहा जा रहा है उस वक्त साहिल शराब के नशे में था। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो घटना से जुड़े सभी वीडियो की पड़ताल कर रही है और जो भी वारदात में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो हम लोगों के सामने वीडियो एविडेंसेस आए हैं, उसमें जितने भी एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं, सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, सबको इंटेरोगेट किया जा रहा है। जिसका भी रोल आएगा सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट हम लोग दिलाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमारी चार्जशीट बिल्कुल वाटर टाइट रहे और कोई भी आरोपी इसमें से निकलना पाए। डीसीपी ने बताया कि पुलिस जल्द से जल्द सारे साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, ताकि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है, कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाए वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इट्स। आज दिन भर सियासी नेताओं का भी पीड़ित परिवार से मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने साक्षी के घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और उन्हें मुआवजे का चेक सौंपा। बीजेपी सांसद ने राजधानी में सरेआम हुई हत्या की निंदा की और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान लोगों ने बीजेपी सांसद से आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। जघन्य अपराध हुआ है तो इस पे अच्छे से एक्शन लिया जाए। हाँ, मेरी बेटी, प्यारी बेटी, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। वहीं साक्षी के माता पिता ने अपील की है कि आरोपी साहिल को फांसी की सजा दी जाए, ताकि आगे कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके। मैं फांसी चाहती हूँ उसकी, जैसे मेरी लड़की गई उसको भी जाना चाहिए। मैम, मैं ये मांग कर रहा हूँ, जैसे उसने दरिंदे जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है, वैसे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए मैम, ताकि आगे कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। दोपहर बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और मांग की है कि आरोपी साहिल को 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाए। इस कातिल को हर हाल में अगले 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, कोर्ट्स को काम करना चाहिए, क्योंकि एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और एलजी से इस पर ध्यान देने की अपील की। ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठनों ने हिंदू लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में हापुड़ में दुर्गा वाहिनी का शिविर लगाया गया, जो दिल्ली में साक्षी हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आ गया, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों से लेकर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते दिखे। शिविर में आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सिखाया जाता दिखा। इसके अलावा बच्चियां लाठी और गुलेल चलाने का प्रशिक्षण लेती भी नजर आई। कई बच्चियां रस्सियों पर चलने और लकड़ी पर चलने की ट्रेनिंग भी लेती दिखी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी जो बहन है वो उन्हें आत्मरक्षा के लिए
ये सारी चीजें आनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठन दुर्गा वाहिनी की इस शाखा ने दावा किया कि इस तरह की ट्रेनिंग से वो हिंदू बच्चियों को अपनी रक्षा करने के गुर तो सिखाती ही है, साथ ही अपने समाज को जागरूक करने का भी काम करती है। वर्ग के माध्यम से भी हम बहनों को सचेतन और सक्रिय करते हैं। असल में एक दिन पहले दिल्ली के साक्षी हत्याकांड की जैसी दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई और उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चूंकि मामला दो अलग अलग समुदाय से जुड़ा था और इसीलिए इस मुद्दे ने और भी ज्यादा तूल पकड़ा। और आरोपी साहिल के मुसलमान होने के बावजूद रुद्राक्ष की माला पहनने और कलाई पर कलावा बांधने से इस मामले को लव जिहाद से जोड़ा जाने लगा। इसी वजह से हापुड़ में चलने वाला दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण शिविर ने लोगों का ध्यान खींचा। इस शिविर में हिस्सा लेने वाली लड़कियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ और नारे भी लगे। साहिल ने जिस बर्बरता से साक्षी का कत्ल किया, उसने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी झकझोर दिया। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले वो जीते जी मर चुका है। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं और इरादा हवाई यात्रा का है तो ये शौक आपकी जेब काट सकता है। गो फर्स्ट एयरलाइंस के बंद होने के बाद भारतीय विमानन कंपनियों ने यात्रियों को राहत देने की पहल की और इन कंपनियों ने मुख्य रूटों पर नई उड़ानों की सेवा शुरू की। लेकिन सेवा देने वाली कंपनियों ने किराए में 5 गुना तक बढ़ोतरी कर दी। बताया गया कि दिल्ली अहमदाबाद रूट पर एयर इंडिया ने बीते एक माह में किराए में करीब 400 गुना बढ़ोतरी की, जिससे दिल्ली अहमदाबाद रूट पर किराया 16,585 रुपए हो गया। इसी तरह दिल्ली पुणे रूट पर किराया करीब 3 गुना बढ़ाकर 15,000 को पार कर गया। बताया यह भी जा रहा है कि कुछ यही हाल दिल्ली श्रीनगर, मुंबई गोवा और दिल्ली लेह रूट का भी है। किराए में लगातार बढ़ोतरी के बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने कंपनियों को इस पर लगाम लगाने और उड़ानों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने निकले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात की। सीपीएम ने अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक बार फिर झटका मिला है। कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी फिर खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पुणे में एनडीए के 144वें बैच की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने महिला कैडेट्स की बढ़ती संख्या का जिक्र कर खुशी भी जाहिर की। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने चीन की गतिविधियों को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2020 के बाद से ही चीन ने उत्तरी सीमा पर सैनिकों की तैनाती नहीं बढ़ाई है और भारतीय सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। मणिपुर में 3 मई से हो रही हिंसा को लेकर आज कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति भवन पहुंचा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए एक मेमोरेंडम सौंपा। 12 पॉइंट है, 12 बिंदु हैं। ये एक 12 पॉइंट का एक्शन प्लान है कांग्रेस पार्टी की ओर से, ताकि फिर से मणिपुर में शांति, सद्भावना वापस लौट आए। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मणिपुर हिंसा के पीछे की वजह बीजेपी की सियासत को बताया। जून 2001 को ठीक 22 साल पहले मणिपुर जल रहा था। तब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 22 साल बाद वही मणिपुर जल रहा है और आज मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बोबी सिंह सहित मणिपुर कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। कांग्रेस के हमलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के मणिपुर दौरे पर हैं। शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज अलग अलग समुदायों से मुलाकात भी की और प्रदेश में शांति बहाली के लिए लोगों से सुझाव लिए। इम्फाल में गृह मंत्री शाह सोमवार देर रात तक मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और उनकी मंत्री परिषद के साथ मौजूदा हालात को लेकर चर्चा करते रहे, जिसके बाद आज अलग अलग समूहों के महिला प्रतिनिधियों ने शाह से मुलाकात की। इसी बीच केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के आईजी राजीव कुमार को मणिपुर में तैनात कर दिया है। राजीव कुमार को पुलिस महकमे की मदद से राज्य में हालात को सुधारने का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं आज इम्फाल में 6 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई, जिस दौरान बाजार में खूब चहल पहल देखने को मिली। इम्फाल में 3 मई से शुरू हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। चीन पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर एक बार फिर सियासी संग्राम शुरू हो गया। इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर निशाना साधा
और चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया। मुंबई में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चीन के मुद्दे पर भारत सरकार पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी चीनी राजदूत को जानकारी देते हैं। राहुल को चीन पर भरोसा है लेकिन अपने विदेश मंत्री पर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान के वक्त कांग्रेस सदन में सिर्फ हंगामा करती है। दरअसल राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर चीन के हाथों भारतीय जमीन गंवाने का आरोप लगाते रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी केंद्र सरकार और खासकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा था। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले विस्तारवादी चीन की मणिपुर हिंसा में भी एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर हिंसा पर चीन का प्रचार तंत्र एक्टिव है और मणिपुर के हालात का फायदा उठाने में जुटा हुआ है, जिसके तहत चीन की मीडिया एजेंसियां फर्जी खबरों और वीडियो के जरिए दुष्प्रचार कर भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काऊ बातें लिख रही है। चीन के सोशल मीडिया वीइबो पर लगातार मणिपुर हिंसा के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। उनमें कई वीडियो फर्जी हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए चीन के सोशल मीडिया पर भड़काऊ आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं। यही नहीं, भारत के खिलाफ साजिश को हवा देने के लिए #China stands with Manipur जैसे हैशटैग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गुटों के पास बड़ी संख्या में हथियारों की सप्लाई भी हो रही है। माना जा रहा है कि ये हथियार चीन के ब्लैक मार्केट से पहुंच रहे हैं। डोकलाम और गलवान में अपनी हकीकत जान चुका चीन भारत की बढ़ती ताकत को पचा नहीं पा रहा है। सूत्रों की माने तो चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मणिपुर हिंसा का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां ड्रैगन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। नकदी संकट से जूझ रहे अमेरिका की हालत बेहद खराब है। हालत यह है कि अगर 5 जून तक कर्ज की सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। 25 मई के आंकड़े के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी के पास केवल 38.8 अरब डॉलर ही नकदी के रूप में बचे हैं। इस वजह से भारत के अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति सुपर पावर अमेरिका के नकद भंडार से ज्यादा हो गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 13वें स्थान पर है और उनकी कुल संपत्ति 86.1 अरब डॉलर है, जो अमेरिका के नकद भंडार 38.8 अरब डॉलर के दुगने से भी ज्यादा है। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स लिस्ट में गौतम अडानी 18वें स्थान पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 62.9 अरब डॉलर है, जो अमेरिका के नकद भंडार से काफी ज्यादा है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में 31 अरबपतियों के पास अमेरिका के नकद भंडार से ज्यादा दौलत मौजूद है। राजस्थान में चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस ने अपनी गुटबाजी खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक की और इस बैठक में दोनों नेताओं को साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत किया गया। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता दिख रहा है, लेकिन अशोक गहलोत का बयान कुछ और इशारा कर रहा है। हाईकमान के साथ में बैठना, बात करना, उसके बाद में क्यों नहीं कोई सहयोग करेंगे? बताओ, हम विस्तार करके चलना चाहिए हम लोगों को। गहलोत से सचिन के सहयोग को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन अशोक गहलोत ने सचिन का नाम लिए बिना ही हाईकमान की बात कर नसीहत देने वाला बयान दे दिया। साथ ही सोनिया गांधी के एक बयान का जिक्र करना भी नहीं भूले। सोनिया गांधी ने एक बार कहा था राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर, जो धैर्य रखता है वो लोग कभी न कभी चांस मिलते ही मिलते हैं। बस ये मैंने सोनिया गांधी जी का जो कोट था वो अभी भी मुझे याद है। अशोक गहलोत के इस बयान से साफ है कि वो इशारों में एक बार फिर सचिन पायलट को धैर्य रखने की सलाह ही दे रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए और अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके 9 साल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश किया और दावा किया कि बीते 9 साल में केंद्र सरकार का मुख्य केंद्र बिंदु गरीब कल्याण का रहा है। अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। ये जन भागीदारी का ही परिणाम है कि गरीब हो या वंचित, नारी शक्ति हो या युवा शक्ति, हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है। इस दौरान देश ने सभी क्षेत्रों में नवनिर्माण की मिसाल कायम की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरकार गठन के 9 साल पूरा होने पर एक वीडियो शेयर किया। शाह ने इस वीडियो को सुशासन और गरीब कल्याण का सुनहरा काल, जनसेवा के 9 साल टैगलाइन के साथ शेयर किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक तरफ बीजेपी इसे विकास के 9 वर्ष कह रही है, तो विपक्ष बर्बादी और बदहाली के 9 वर्ष की संज्ञा से नवाज रही है। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार में 9 साल में 9 बड़े बवाल हुए।
जिसका सिलसिलेवार जिक्र करते हुए ओवैसी ने नोटबंदी, 2020 दिल्ली फसाद, मणिपुर में गृह युद्ध, चीन, बढ़ती महंगाई और गिरती आमदनी, लॉकडाउन की तबाही, कश्मीर में मुसलसल हिंसा, सीएए, एनपीआर और एनआरसी, युवा बेरोजगारी को बर्बादी बताया। वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते 9 साल में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। ये 9 वर्ष नव निर्माण के 9 वर्ष है, गरीब कल्याण के 9 वर्ष है। ये भारत की विजय यात्रा के 9 वर्ष है। बीजेपी केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी में जुटी हुई है। अगले 1 महीने तक बीजेपी जनता के बीच केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज प्रदर्शनकारी पहलवान अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंच गए। पहलवानों ने ब्रिजभूषण पर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, गंगा में मेडल बहाने पर अड़े हुए हैं पहलवानों के प्रदर्शन पर खेल मंत्रालय की ओर से बयान भी सामने आ गया है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि पहलवानों की शिकायत पर जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने पहले ही 2 केस दर्ज कर लिए हैं। पहलवानों की शिकायत पर जांच जारी है, लेकिन पहलवान अपने ओलंपिक मेडल गंगा में बहाने पर अड़े हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाए। प्रदर्शन पर खेल मंत्रालय कह रहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच लगातार जारी है, फिर इस तरह की जिद क्यों? ये तस्वीरें आप देखिए, हरिद्वार से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है, तब ओलंपिक में एक मेडल ला पाता है, देश की आन बान शान को बढ़ाता है। और आज ये खिलाड़ी उसी मेडल को गंगा में बहाने पर अड़े हुए हैं और मांग सिर्फ एक ही है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाए। तो गंगा हरिद्वार से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय तमाम खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। साक्षी मलिक वहां पर मौजूद है, विनेश फोगाट वहां पर मौजूद है और जिद एक ही है कि गंगा में अपने ओलंपिक मेडल्स को हम बहाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। उधर खेल मंत्रालय बार बार कह रहा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 केसेस दर्ज कर लिए हैं, लेकिन खिलाड़ी अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं इन खिलाड़ियों के समर्थन में। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी विधायक के एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे गुट में बड़ी फूट की भविष्यवाणी कर दी है और दावा किया कि उद्धव गुट के नेता उनकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उद्धव दल में जो बचे कुचे नेता है वे श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ जाना चाहते हैं और कुछ नेता भाजपा में आना चाहते हैं और कुछ लोगों को दोनों दल की ओर से मना किया गया है। राम कदम यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव गुट की तरफ से हो रही बयानबाजी को झटपटाहट में दिया जाने वाला बयान बताया। बहुत ही जल्द श्रीमान उद्धव ठाकरे जी का पूरा गुट आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना में शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा था। जिन विधायकों के निलंबन की मांग उद्धव ठाकरे गुट कर रहा था, उसका फैसला भी अब स्पीकर के हाथों में चला गया। कंबोडिया के राजा 3 दिनों की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। गहलोत ने पायलट के साथ मिलकर काम करने की बात कही, साथ ही कहा कि पार्टी में किसकी क्या भूमिका है वो आलाकमान तय करेगा। केरल के कासरगोड जिले में एक्साइज विभाग ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। गाड़ी के मालिक की पहचान के बाद पुलिस टीम ने उसके घर पर दबिश दी, जहां उन्हें 6000 डेटोनेटर मिले। पुलिस ने सामान को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के सुपर कॉरिडोर ब्रिज पर एक लग्जरी कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर कायर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया। आतंकवादियों ने वहां एक गैर कश्मीरी लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी पहचान दीपक कुमार उर्फ दीपू के तौर पर हुई, जो जम्मू के उधमपुर का रहने वाला था। दीपू वहां एक सर्कस में काम करता था। बताया गया कि शाम के समय वो बाजार से दूध लेने गया था और इसी दौरान बाइक पर आए आतंकवादियों ने सीने से सटाकर उसे 3 गोलियां मारी। हमले के बाद आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। इस बीच आसपास मौजूद लोग दीपू को अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस हमले के बाद सेना और पुलिस के जवानों ने आतंकवादियों की तलाश में पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस कायराना हमले के कुछ देर बाद लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली।
इस साल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का ये पूरा मामला जो है वो तीसरी बार सामने आया है, जिसमें गैर कश्मीरी को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने उसकी हत्या की हो। बताया गया कि आतंकवादियों के इस हमले का शिकार दीपू बेहद ही गरीब परिवार से था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही थी। उधमपुर के रहने वाले दीपू के परिवार में उसकी गर्भवती पत्नी, नेत्रहीन भाई, भाई का परिवार और लाचार पिता है, जिनकी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। दीपू के परिवार को जैसे ही इस घटना की खबर मिली तो पूरा परिवार मातम में डूब गया। एक ही व्यक्ति जो है वो कमाने वाला था, दूसरा भाई नेत्रहीन है, धर्मपत्नी जो है वो गर्भवती है और पूरे परिवार जो है उन्हीं पर डिपेंड थे और पिछले कई सालों से जो काम वो कर रहे थे, जो कमाई छोटी मोटी वो करते थे, उसी से परिवार का गुजारा होता था। पर वो एक चिराग जो है वो भी अब इनसे छिन गया। दीपू के भाई ने बताया कि परिवार में इकलौता कमाने वाला उसका भाई ही था और पिछले 4 सालों से उसकी भी आंखें खराब हैं। कोई कमाता है और कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी आंखें खराब है, 4 साल हो गए। दीपू के पिता भी नेत्रहीन हैं और वो भी पूरी तरह से लाचार हैं। ऐसे में दीपू की मौत से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। मातम में डूबे परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इलाके के लोगों ने आतंकवादियों की इस हरकत पर सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दीपू के गरीब परिवार के लिए आर्थिक मदद की अपील भी की। कुछ मिलता नहीं बेचारी, यही है, थोड़ी गरीब की मदद होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। दीपू की हत्या के बाद ये सवाल भी उठे कि एक बेहद गरीब परिवार के लड़के को निशाना बनाकर आतंकी आखिर क्या साबित करने की कोशिश में जुटे हैं। जिनके पास रहने को घर नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, लैंडलेस हैं, हाउसलेस हैं और जिसे कहते हैं को लाइवलीहुड का भी कोई सोर्स नहीं इनके पास। अरे भाई, ऐसी हत्या करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू जस्टिफाई? दीपू पिछले कुछ सालों से एक सर्कस में काम करके अपने घर का गुजारा चला रहा था, लेकिन अब उसकी हत्या के बाद जहां उसका परिवार गम में डूबा है तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ सर्कस में काम करने वाले उसके गैर कश्मीरी साथी भी बेहद डरे हुए हैं और उन्हें भी अब ये लग रहा है कि कहीं आतंकी उन्हें निशाना बनाने की कोशिश ना करें। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां सर्कस लगा है उसके आसपास सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन दीपू की हत्या से उसके साथी दहशत में नजर आए। बंदा जैसे भी हो तो बंदा ही होता है कि दोबारा बंदा नहीं मिलता है। दूसरे यहाँ पे जो हमारे बंदे हमें बाहर के, उनको भी बहुत डर लग रहा है अब रहने में। दीपू के साथियों ने उसकी मौत पर दुख जताते हुए बताया कि वो एक अच्छा इंसान था। यहीं पे पुल पे उसके गोली लगा था, 3 फायर का आवाज सुने थे हम लोग। उसके बाद वो दूध और अंडे लेने गए थे और पानी, वापसी में इसको यहीं पे किसी ने मार दिया। दीपू के साथियों ने सरकार से दीपू के लिए न्याय की गुहार भी की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन राज्य से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद एक बार फिर आतंकवादियों ने इस कायराना तरीके को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसी साल टारगेट किलिंग में दूसरे राज्यों के 80 से ज्यादा मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें साल के पहले महीने यानी जनवरी में कश्मीर में 14 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हुए। वहीं फरवरी में 18 गैर कश्मीरी लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। मार्च में भी आतंकियों ने 18 गैर कश्मीरी लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अप्रैल में 12 गैर कश्मीरी लोग घाटी में टारगेट किलिंग का शिकार हुए। हालांकि मई का आंकड़ा सबसे चौंकाने वाला है। इस महीने 21 गैर कश्मीरी लोग आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के कटरा से करीब 15 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली इलाके में आज सुबह एक बस के पुल से नीचे गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 55 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ये बस अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही थी, जिसमें करीब 75 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे जो बिहार के रहने वाले थे और वैष्णो देवी घर के एक बच्चे के मुंडन कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। आज सुबह करीबन 5:15 के आसपास ये पूरा वाकया पेश आया और इसमें जो 75 लोग सवार थे वो सब पूरी गाड़ी जो है वो खाई में जा गिरी और उसमें से अभी तक 10 लोगों की बॉडीज को जो है वो निकाला गया है। हादसा इतना भीषण था कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। इलाके के लोगों के मुताबिक तेज रफ्तार बस पुल के एक हिस्से को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का ये जो पूरा इलाका है और वहीं पर ये जो दुर्घटनाग्रस्त है वो गाड़ी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस गाड़ी के जो टायर हैं वो यहीं पर रह गए और पूरी तरह से जो गाड़ी है वो खाई में जा गिरी है। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग फौरन मदद के लिए जुट गए। साथ ही प्रशासन को भी इस हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ पुलिस, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बस में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी में ये भी सामने आया कि बस ड्राइवर कटरा जाने का रास्ता भूलकर आगे निकल गया था। ये अभी बता रहे अमृतसर से आई है, इसमें बिहार के लोग बता रहे हैं। कटरा जाने तो शायद रास्ता भूल गए, इधर आगे नहीं तो कटरा मोड़ से मुड़ना था इनको, तो ये आगे आ गए।
हादसे में कोई बस के नीचे न फंसा हो, इसके लिए क्रेन के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद ली गई। सबको इवैक्यूएट किया गया है। लोकल्स ने भी मदद की है, सीएपीएफ की टीम्स थी वहाँ पे और पुलिस की टीम्स थी। रेस्क्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज की बस जो नीचे गिरी है उसकी पोजीशन ऐसी है कि एक बार फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है, जिनका जम्मू के जीएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक बस हादसे में घायल लोगों में से कुछ की हालत स्थिर है, जबकि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में जारी है। घायलों को जैसे ही अस्पताल लाया गया, वहां भी अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। घायलों की चीख पुकार के बीच प्रशासन के अधिकारी भी उनका हाल जानने अस्पताल पहुंच गए। जो जितने भी लोग घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है, उनको पूरी मदद की जा रही है। वहीं हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में बस का ब्रेक फेल होना या ड्राइवर को नींद आना वजह माना जा रहा है। रात को ड्राइविंग करके आदमी आता है तो कभी ह्यूमन एरर का ही ज्यादा शक लगता है इसमें, और कहीं नींद का झोंका सुबह के टाइम पे उस तरह का सीन हो सकता है जो रहा हो। पुलिस ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिसकी जांच की जाएगी। रूस ने आज भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा ड्रोन हमला बोला। लगातार दूसरे दिन रूस ने अपने ड्रोन की मदद से राजधानी कीव पर हमला किया। रूस के इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने 20 रूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। स्पेन में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सड़कों पर भरा पानी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन तक पहुंच गया है और अब मेट्रो स्टेशन पर पानी भर रहा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पहले ही स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में अचानक कुछ घरों में आग लग गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एक घर में लगी आग आसपास के घरों तक फैल गई और देखते ही देखते 15 घर तबाह हो गए। अफ्रीकी देश युगांडा ने समलैंगिक संबंध बनाने पर सजाए मौत का ऐलान किया है। युगांडा की संसद ने कानून को पारित करते हुए समलैंगिक संबंधों को समाज के मूल्यों के खिलाफ बताया। आईपीएल के 16वें सीजन के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद में हुआ ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसमें मैच की आखिरी गेंद पर चेन्नई ने जीत दर्ज की और इस जीत के साथ ही आईपीएल में 5 बार खिताब जीतने वाली चेन्नई दूसरी टीम बन गई। ये मुकाबला इतना रोमांचक था कि मैच की आखिरी गेंद तक दोनों टीमों के फैंस की सांसें अटकी रहीं। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाते हुए चेन्नई को 2 से 15 रनों का टारगेट दिया। इसके बाद जैसे ही चेन्नई की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले ही ओवर में बारिश हो गई, जिसके बाद मैच को रोकना पड़ा। इसके बाद मैच को रात करीब 12:10 पर शुरू किया गया और चेन्नई के सामने जीत के लिए 15 ओवर्स में 171 रनों का लक्ष्य था। चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे ने जोरदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी की, जिससे टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। लेकिन 7वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ 26 रन के स्कोर पर आउट हो गए और उनकी जगह शिवम दुबे बैटिंग करने आए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर डेवान कॉनवे भी 47 रन बनाकर आउट हो गए। 9वें ओवर का खेल पूरा होने तक सीएसके का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन था और उसे जीत के लिए 36 गेंदों में 72 रनों की दरकार थी। लेकिन 11वें ओवर में अजिंक्य रहाणे भी 27 रन बनाकर आउट हो गए और उस वक्त सीएसके का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 117 रन था। इसके बाद 13 ओवर की चौथी गेंद में मोहित शर्मा ने रायडू का विकेट ले लिया और उस समय चेन्नई को 14 गेंद में जीत के लिए 22 रन बनाने की जरूरत थी। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन गेंद एक बार फिर से मोहित शर्मा के हाथ में थी, जिनकी गेंदबाजी ने चेन्नई को मुश्किल में डाल दिया। आखिरी ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल रही। दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर जडेजा ने भी सिंगल लिया। चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने भी सिंगल लिया और उसके बाद मैच की आखिरी 2 गेंद थी और जीत के लिए चेन्नई को चाहिए थे 10 रन। तभी जडेजा का बल्ला गरजा और उन्होंने वो कर दिया जिस पर चेन्नई को एक बार फिर खिताबी जीत दिलाई। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद में जडेजा ने छक्का जड़ दिया और उसके बाद 6ठी गेंद पर 4 रन मारकर जडेजा ने टीम को खिताबी जीत दिला दी। इसके बाद तो जैसे पूरे स्टेडियम में करंट सा दौड़ गया और चेन्नई के फैंस जश्न में डूब गए। जडेजा भी सीधे धोनी की तरफ दौड़े और दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर जीत का जश्न मनाया। कहीं जाने के लिए आप घर से निकले, कैब बुक भी किया, कंफर्मेशन भी मिल गई, लेकिन अचानक एंड मौके पर ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो तो झुंझलाहट और गुस्सा लाजमी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ओला ने लोगों की सुविधा के लिए अपनी नई सर्विस शुरू कर दी है, जिसमें ड्राइवर अपनी मनमानी से आपकी राइड कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और ओला ने अपनी इस पहल को प्राइम प्लस सर्विस का नाम दिया है।
ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने बताया कि प्राइम प्लस सर्विस में यूजर्स को बेस्ट ड्राइवर और टॉप कार को यूज करने का फायदा मिलेगा। साथ ही इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि सर्विस में कैंसिलेशन की समस्या नहीं आएगी। बेंगलुरु में इस नई कैब सर्विस की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है। माना जा रहा है कि ओला की नई सर्विस के तहत ट्रिप की कीमत मिनी और प्लेटफॉर्म की दूसरी कैब के मुकाबले कम रह सकती है। चीन ने आज अंतरिक्ष में अपने स्पेस स्टेशन के लिए 3 और अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया और इस दौरान उत्तर पश्चिम चीन में स्थित लॉन्चिंग सेंटर पर धुएं का गुबार छा गया। और मार्च 2F रॉकेट स्पेसक्राफ्ट शेनज़ोउ 16 के साथ अंतरिक्ष की ओर निकल गया। ये लॉन्चिंग उत्तर पश्चिम चीन के गोबी रेगिस्तान में मौजूद जियोचुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से आज सुबह 9:31 पर हुई और स्पेसक्राफ्ट शेनज़ोउ 16, जिसे डिवाइन वेसल का नाम भी दिया गया है, उसमें सवार तीनों अंतरिक्ष यात्री क्रू रोटेशन के लिए चीन के अपने तियानगोंग स्पेस स्टेशन भेजे गए। ये 3 अंतरिक्ष यात्री चीन के अपने स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की जगह लेंगे, जो बीते साल नवंबर में शेनज़ोउ 15 स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए थे। चीन का स्पेस स्टेशन बीते साल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया, जिसके बाद से ये चीन का स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया 5वां मानव मिशन है। ऐसा पहली बार है जब चीन ने मानव मिशन पर एक आम नागरिक को भेजा है। इस मिशन के पेलोड एक्सपर्ट बीजिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के प्रोफेसर गुई होंगे। एस्ट्रोनॉटिक्स की अंतरिक्ष यात्रा से पहले गोबी रेगिस्तान में बड़ी संख्या में लोग जुटे और अंतरिक्ष यात्रियों को विदा किया। 2003 में चीन के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन के बाद ऐसा पहली बार है जब क्रू में एक नागरिक को जगह दी गई है। इससे पहले के हर मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री चीन की सेना के सदस्य रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर किए जाने के बाद चीन अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने और अपना दबदबा बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। ISS से बाहर किए जाने के बाद चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियानगोंग बनाया और इसके पीछे बड़ी वजह थी चीन की सेना। अंतरिक्ष से जुड़े चीन के प्रोजेक्ट्स में चीन की सेना का दखल था, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई और चीन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर कर दिया गया। चीन पहले ही अपने स्थायी स्पेस स्टेशन को और बड़ा करने की योजना का ऐलान कर चुका है। अगले मॉड्यूल को जल्द ही स्पेस स्टेशन के मौजूदा T आकार के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाएगा।